हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलो चलते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी जीवों को फूड की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्लांट्स होती है, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर करता है, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, एंड कुछ ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है जो किसी और पे डिपेंड होता है, एंड प्लांट्स आर मेक फूड देमसेल्फ। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज by organism for carrying out their various body's functions such as digestions, respirations and excretions. We get our food, plants or animals are both. तो हम जानते हैं कि जो फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूटिलाइज जो होता है उनके ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फंक्शंस काम करती है, उसी के थ्रू अपने ग्रोथ कर सकता है, बॉडीज़ को ग्रोथ कर सकता है। एंड जो उनकी जो टूट फूट होती है, उनकी बॉडीज़ में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है। एंड तो अगर हम फूड रिक्वायर नहीं करते तो अपने बॉडी फंक्शंस को काम नहीं कर सकते, जैसे डाइजेशंस होता है, रिस्पायरेशंस होता है, ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की आवश्यकता पड़ती है, फूड की आवश्यकता होती है। अब हम बातें करेंगे कि फूड का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो 10,000 साल पहले आदि मानव को जो थे उनको कल्टीवेट करना नहीं आता था और लोग फूड प्रोडक्शंस नहीं करते थे। वो जो है जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका वो खाते थे, और जो हंटिंग एनिमल्स है उनको खाते थे। तो उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। तो धीरे धीरे उनको नॉलेज बढ़ता गया और उनको कल्टीवेट करना सीखा उन्होंने। तो उसके बाद सभी प्रकार के क्रॉप्स को लगाना सीखा, किस प्रकार से एग्रीकल्चर करते हैं। तो एक्चुअली हम ये देखेंगे कि क्रॉप की डेफिनेशंस क्या होती है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यानी कि जो एक ही किस्म के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पर, तो उन्हें क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट्स ऑफ द व्हीट। यानी कि एक ही फील्ड में एक ही प्रकार के यानी कि वीट्स को लगाया जाना एक प्रकार का क्रॉप है। एंड देन क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। एंड देन कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न। तो उनको क्लासीफाइड किया जाता है उनके सीज़न के हिसाब से, कौन कौन से सीज़न में कौन से फसल को उगाया जाता है। एंड इंडिया इज़ द बास्ट कंट्रीज़। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्लाइमेट जो है बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं और टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें इस प्रकार की कौन कौन से फसलें लगानी चाहिए, तो सीज़न बाय सीज़न बदलता रहता है वो। तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बदलने का, और टेम्परेचर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है। तो ये वेरी करता है उस टाइम पे क्लाइमेट के अंदर कि किस प्रकार के फसलों को किस प्रकार की कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने जाना अभी। तो हमारे इंडिया के अंदर दो प्रकार के किस्म के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शंस रेनी सीज़न में होता है उनको खरीफ फसल कहते हैं। एंड द रेनी सीज़न इज़ इंडिया इन जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। एंड पैडी, मेज एंड सोयाबीन्स, ग्रेनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये तो ऐसे क्रॉप्स के जो प्रोडक्शंस होता है वो रेनी सीज़न में होता है। एंड रबी सीजन्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन्स। जो विंटर सीजन में जिस फसल को प्रोडक्शन किया जाता है वो रबी फसल होता है। जैसे अक्टूबर टू मार्च में तक चलता है ये विंटर सीजन्स, जिसके अंदर रबी क्रॉप्स, एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रेन, टी, मस्टर्ड। तो ये सब जितने भी फसल है उनका प्रोडक्शंस रबी विंटर सीजन में किया जाता है। तो क्रॉप प्रोडक्शंस का बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो हम जानते हैं कि कल्टीवेशन से लेके स्टोरेज तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो हमें जानते हैं कि जो सबसे पहला काम हमारा होता है कि सोयल को प्रिपेयर करना कल्टीवेशन से, उसके बाद सोइंग करना। तो जो बुआई होती है जिसमें हमें कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाते हैं, उसके बारे में हम सेकंड में देखते हैं। फिर थर्ड में देखते हैं कि एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। तो उसमें हम खाद डालते हैं, मैनर डालते हैं, गोबर डालते हैं भैंसों का, फॉर कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ होता है एरीगेशंस करना, फिर उसकी सिंचाई करते हैं फसलों की। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो हम अपने जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम उससे निकालते हैं, जैसे जो खरपतवार होता है उसको उससे निकालते हैं। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं, फिर अपने घरों में रखते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल को एक्सप्लेन करना है हमें कि, तो हम जानते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप को ग्रोइंग करने से पहले हमारा पहला काम होता है कि सोइल को प्रिपेयर करना, जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है उसको, जिससे कि जो उसकी जो सोइल होती है उसको लूज़ किया जाता है। लूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसकी बीज जो होती है उसकी गहराइयों तक पहुंचती है, जिसके कारण उसकी जो रूट्स होती है बहुत मजबूती से पकड़ लेती है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं आ पाती है। एंड इसके अंदर बीज जो होती है वो ईज़िली ब्रीथ करे, ताकि वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे वो। एंड लूजन सोइल हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड मैक्रोब्स। तो लूजन सोइल जो होती है वो हेल्प करता है कि अर्थवर्म्स एंड मैक्रोब्स को ग्रोथ करने में, ताकि जो प्रेजेंट जो होती है, जो अर्थवर्म्स सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है वो हेल्प करता है फसलों को, ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस हो। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थवर्म जो होती है वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है, किसानों का दोस्त माना जाता है। वो प्रोडक्शंस करने में सोइल को बहुत अच्छा बनाता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है जिसके अंदर। और हम अपने पिछले क्लास में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो डेड प्लांट्स होती है, वो जितनी भी प्लांट्स होती है वो क्या होती है, डिकम्पोज होकर हमें हमारे सोइल में मिल जाता है, ताकि वो सोइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। एंड जिसके कारण जो प्रोडक्शन लेवल और भी बढ़ जाता है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे बनाऊंगा। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।